आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें बदला है, जासूसी है और ढेर सारा विवाद है। इसकी शुरुआत हुई थी खेलों के सबसे बड़े मंच पर, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही खूनी था। 1972 के ओलंपिक खेल ये सिर्फ खेल नहीं थे, ये एक ऐसे आतंकवादी हमले का गवाह बने जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और इतिहास के सबसे लंबे और खुफिया हत्या अभियानों में से एक को जन्म दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस भयानक त्रासदी को देखना होगा जो ओलंपिक विलेज में हुई थी। तो इस हमले के पीछे था कौन? एक ग्रुप जिसका नाम था ब्लैक सितंबर। ये फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब पीएलओ के ही एक गुट फतह की एक शाखा थी और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाना। 5 सितंबर की सुबह सुबह कमांडो ने इजरायली टीम पर धावा बोल दिया। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और देखते ही देखते खून खराबा शुरू हो गया और बाकी बचे टीम मेंबर्स को बंधक बना लिया गया। घंटों तक बातचीत चली लेकिन सब बेकार। फिर पास के एक हवाई अड्डे पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग हुई, लेकिन सच तो यह है कि यह प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो चुका था। अब देखिए कि यहाँ गलतियां कैसे एक के बाद एक होती गईं। इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था कि आतंकवादी 5 नहीं 8 हैं। स्नाइपर्स की पोजीशन गलत थी, उनके पास सही हथियार तक नहीं थे। और जब आतंकवादियों ने देखा कि भागने वाला प्लेन तो खाली है, उन्हें पूरा जाल समझ आ गया। नतीजा, गोलीबारी में बाकी बचे सभी 9 बंधक भी मारे गए। इस हत्याकांड के बाद और जब जर्मनी ने बचे हुए हमलावरों को रिहा कर दिया, तब इजराइल ने फैसला किया कि अब वो मामले को अपने हाथ में लेगा। तब प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन को हरी झंडी दी। एक खुफिया कमेटी बनाई गई जिसे कमेटी एक्स कहा जाता था। इसका काम था दुनिया के कोने कोने में म्यूनिख हमले से जुड़े हर शख्स को ढूंढकर खत्म करना। और मोसाद के एजेंट्स को निर्देश एकदम साफ थे। कहा गया था कि यह सबसे साफ ऑपरेशन होना चाहिए, एक टारगेट, एक अपराधी और कोई नहीं। अगर 100% यकीन ना हो कि यह वही आदमी है तो उसे जाने दो, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इसी के साथ शुरू हुआ मोसाद का रैथ ऑफ गॉड मिशन, एक ग्लोबल हंट जो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैल गया। ऑपरेशन की शुरुआत बहुत तेज और बेरहमी से हुई। एक के बाद एक हत्याएं हुई। ये एक साफ संदेश था कि मोसाद की पहुंच बहुत लंबी है और वो कुछ भी नहीं भूलता। लेकिन यहीं से कहानी में एक पेंच आता है। जो पहला टारगेट था वेल्स वेटर, उसके बारे में 2 अलग-अलग बातें कही जाती हैं। मोसाद का दावा था कि वो आतंकवादी था, जबकि दूसरी तरफ कहा गया कि वो तो एक लेखक था जिसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। मतलब ऑपरेशन की शुरुआत से ही मोसाद के इंटेलिजेंस पर सवाल उठने लगे थे। एक के बाद एक कामयाब मिशन से मोसाद को लगने लगा था कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन ये घमंड नॉर्वे के एक छोटे से शहर में टूटने वाला था। सोचिए क्या होता है जब शिकारी ही गलत शिकार कर बैठे। जुलाई 1973 में मोसाद की एक टीम नॉर्वे के लिलेहैमर पहुंची। उनका टारगेट था अली हसन सलामे, जिसे म्यूनिख हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। लेकिन यह ऑपरेशन एक भयानक गलती साबित हुआ। जिस आदमी को वो कई दिनों से ट्रैक कर रहे थे, वो सलामे नहीं बल्कि अहमद बुची की नाम का एक बेगुनाह वेटर था और उसे उसकी गर्भवती पत्नी के सामने ही मार दिया गया। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि टीम में ज्यादातर नए एजेंट थे। इलाका भी उनके लिए बिल्कुल अनजान था। उन्होंने कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया और हत्या के बाद कई एजेंट्स बड़ी आसानी से पकड़ लिए गए। इस एक गलती ने न सिर्फ एक बेगुनाह की जान ली, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इसराइल के इस सीक्रेट ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। लिलेहैमर के इस बड़ी नाकामी ने मोसाद को कुछ समय के लिए शांत बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन द रेड प्रिंस नाम से मशहूर उस आदमी की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 1979 को मोसाद ने आखिरकार अली हसन सलामे को बेरूत में ढूंढ निकाला। इस बार एक नई टीम थी जिसने महीनों तक सलामे की हर हरकत पर नजर रखी। प्लान बिल्कुल सटीक था। एक एजेंट ने सलामे के रास्ते पर नजर रखने के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। फिर एक कार में विस्फोटक भरकर सड़क पर पार्क कर दिया गया। जैसी सलामे की गाड़ी पास से गुजरी, एजेंट ने सिग्नल दिया और एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में सलामे तो मारा ही गया, साथ में उसके बॉडीगार्ड्स और कुछ बेगुनाह लोग भी मारे गए। सलामे की मौत के साथ मोसाद ने माना कि उनका मिशन पूरा हो गया। लेकिन यहीं से एक नई बहस शुरू हुई। क्या इस तरह की टारगेटेड किलिंग सही है? इसके फायदे हैं तो बहुत बड़े नुकसान भी।
इसने आतंकवाद निरोध की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, पर इसकी नैतिकता पर सवाल आज भी कायम है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब कोई देश अपनी रक्षा के नाम पर दूसरे देश में जाकर हत्याएं करता है, तो आत्मरक्षा और गैर न्यायिक हत्या के बीच की पतली सी रेखा कहाँ है? ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड पर हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। कल हम खुफिया ऑपरेशंस की दुनिया से एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ हाजिर होंगे।